हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 12th केमिस्ट्री के लेक्चर शुरू किए हुए हैं। काफी सारे चैप्टर्स हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं बच्चों। ठीक है, और इस लेक्चर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपके 12th बायोलॉजी का, 12th केमिस्ट्री का, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी आई थी आप लोगों की तरफ से। वो है बच्चों आपका 6th लेसन जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सही है, देखो देखा जाए तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल लेसन है, काफी सारी चीजें इसमें आपको सीखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। सही है, मैं आपको समझाऊंगा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, फिर अलग अलग प्रकार के रेट हम लोग को पढ़ने हैं, जैसे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, इंटरस्टेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। सही है, उसके बाद रेट लॉ पढ़ना है। तो कई सारी चीजें बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सही है, मैं यही चाहूंगा कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने। वैसे मेरी वीडियो बड़ी बनी जाती है बच्चों, फिर भी 1 घंटे की वीडियो बनी जाती है, बट 12th स्टैंडर्ड के लिए मुझे लगता है कि 1 घंटा इनफ होता है कोई भी एक लेक्चर के लिए। सही है, ठीक है। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 1, जहां से हम लोग शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की बातें। सही है, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है बच्चों, इसे भी डाउनलोड कर लेना। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेसन को। सही है, चलो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारे चैप्टर्स के बारे में। सुनिए सुनिए, वी विल टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हम केमिकल काइनेटिक के बारे में बातें करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, काइनेटिक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है बच्चों स्पीड, रेट या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, स्पीड। हम लोग बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। सही है, कौन सा रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। अगर आप उसकी स्टडी करते हो तो आप केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हो। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हो कि कौन सा रिएक्शन की स्पीड कितनी है, कितने समय में वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। सही है, तो इन सारी चीजों की बातें हम लोग कहां पे करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर करते हैं। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों रिएक्शन के रेट के बारे में, रिएक्शन की स्पीड के बारे में। दैट इज नथिंग बट अ केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, केमिकल काइनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सही है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है विच डील्स विथ द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कौन सा रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा, उससे डील करता है आपका केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर। सही बात है, ठीक है। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन तब होती है जब या तो वो फिजिबल हो, या तो उसका एक्सटेंट सही हो, या तो उसका रेट। अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है तो एक तो आपके उसके एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करना होगा, एक आपको स्टडी करना होगा क्या वो रिएक्शन फिजिबल है, क्या वो रिएक्शन नेचर में होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, जिसके बारे में हम लोग ने बात की थी आई गेस लेसन नंबर 4 में बात की थी हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। सही है, जहां पे हम लोग ने डिस्कशन किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। सही है, तो वहां पे हम लोग यही बातें कर रहे थे कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होती है और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होती, मतलब कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। एंड देन हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चों रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में, कि कोई भी रिएक्शन का रेट होगा तो कितना होगा। दैट इज नथिंग बट अ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में बच्चों हम लोग इन्हीं चीजों की बातें करने वाले हैं। तो क्या आपको समझ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा लेसन किस तरफ जा रहा है बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, हम किसकी बातें करेंगे? हम बातें करने वाले हैं बच्चों रेट ऑफ द रिएक्शन की। तो रेट ऑफ द रिएक्शन, अब पहली बात होता क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट होता क्या है, कौन कौन से रिएक्शन का रेट हम फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन का रेट हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इनकी भी बातें जरा हम लोग करते हैं। सुनो, आ जाओ, सुनो। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों व्हाट इज मीन बाय रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी रिएक्शन की स्पीड जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ऐसा कह सकते हो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ऐसा कह सकते हो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। सही बात है, ठीक है। तो वही चीज मैं थोड़ा आसान भाषा में लिखना चाहूंगा, आसान भाषा में लिखना चाहूंगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग? द चेंज इन concentration, the change in concentration of reactant or product with respect to time is called as rate of the reaction, is called as रेट ऑफ द रिएक्शन। तो समझ में आया? जो मैंने बोला वही मैंने लिखा। सुनो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। सुनो मैंने क्या बोला कि अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, सपोज दैट मैंने एक रिएक्शन को कंसिडर किया, ठीक है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। सही है, ये नॉर्मल से कोई भी एक जनरल रिएक्शन मैंने कंसिडर की है। नाउ इन दिस रिएक्शन बच्चों, आपका जो ये वाला साइड है इसे आप क्या कहोगे? रिएक्टेंट साइड। सही है, और इस वाले साइड को आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट साइड। इसे आप क्या कहोगे बच्चों? प्रोडक्ट साइड। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब जब आपकी रिएक्शन प्रोसीड करती है, जब मान लो आपकी रिएक्शन चल रही है, तो होता क्या है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 कम होने लगेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे 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 इंक्रीज होने लगेगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही चेंज हुआ है? दोनों ही क्या हुआ है बच्चों? चेंज हुआ है। सही बात है। तो इफ आई टॉक अबाउट, सिंपल सी बात है ना, देखो सुनो ध्यान से, अगर नहीं समझा तो वापस सुनो। चलो, अगर एक रिएक्शन है, जैसे मान लो दिस इज अ जनरल रिएक्शन जो मैंने अभी आपको समझाया, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है? जब A और B कंबाइन हो रहा है तो आपको C और D मिल रहा है। सो दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट। सबसे पहले जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया होगा तब आपके पास सिर्फ क्या थे? रिएक्टेंट थे, बट कुछ समय बाद आपको क्या मिले? प्रोडक्ट मिले। तो मतलब जब टाइम बीत रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, धीरे 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 जब आप टाइम में आगे जा रहे हो, तो बच्चों आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है एंड आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। तो मैं कह सकता हूं ना कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हुई और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हुई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों टाइम। समझ में आई बात? ठीक है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो दोबारा, जो मैंने अभी आपको बताई, इस लाइन को जरा दोबारा पढ़ो। क्या बोल रहा है बच्चों ये लाइन? द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे आप रिएक्टेंट की बात करो, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, यानी दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है। पहले कुछ था, अभी कुछ और हो गया है। चाहे वो डिक्रीज हुआ चाहे वो इंक्रीज हुआ, पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है बच्चों। सही है। सो द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों किससे? टाइम से। मतलब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही थी, चाहे आप रिएक्टेंट की बात करो चाहे आप प्रोडक्ट की बात करो। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ROR भी कहते हैं। सही है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROR भी कहते हैं। तो अगर कोई भी आपसे ROR कहते हुए मिले आपको, तो आपको समझना है बच्चों कि वो रेट ऑफ द रिएक्शन है। अगर आगे लेक्चर वीडियो में मैं ROR बोल दूं कि इसका ROR कितना है, तो आपको समझ में आना है कि मैं वहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत बार आपकी बुक या फिर बहुत सारे टीचर्स रेट ऑफ द रिएक्शन ना लिखकर ROR लिखेंगे। सही है, तो इसी को बच्चों हम लोग ROR भी कहेंगे या फिर इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? रेट ऑफ द रिएक्शन। सो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा अभी कि रेट ऑफ द रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, आई होप अभी आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ द रिएक्शन बच्चों होती क्या है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं। एक और चीज मुझे आपको बतानी है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं मैं तुम लोग को अभी। सुनो, रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करूं बच्चों, तो इसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एक कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, सही है, एक कॉन्सेंट्रेशन आपके रिएक्टेंट का
और एक कॉन्सेंट्रेशन आपके प्रोडक्ट। समझ में आई बात? ठीक है। सो एक कॉन्सेंट्रेशन आपके रिएक्टेंट का चेंज होगा, एक कॉन्सेंट्रेशन आपके प्रोडक्ट का चेंज होगा। अब आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगा। सही बात है। तो इसीलिए जब आप प्रोडक्ट की बात करोगे, जब आप प्रोडक्ट के रेट की बात करोगे, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कहोगे। आप बोलोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। आप क्या कहोगे बच्चों? रेट ऑफ, यहां पे लिखता हूं, आप कहोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। समझ रहे हो? रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ में आ रही बात? क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले था ही नहीं, पहले आपका प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बट अब आपका प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, अब आपका प्रोडक्ट दिख रहा है। सो यू कैन से रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगा, इसीलिए आप कहोगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है, प्रोडक्ट हमेशा बनता है। तो आप ऐसा नहीं लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, नहीं, रिएक्शन तो पूरा है ना, और हम लोग सिर्फ एक उस रिएक्शन के एक पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर आप टर्म क्या यूज करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ फॉर्मेशन बात लिखोगे, या फिर आप क्या लिखोगे बच्चों? रेट ऑफ अपीयरेंस। समझ में आई बात? इतनी चीजें क्लियर है? मुझे बताओ, ठीक है, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई? क्या आपको इतनी चीजें समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट साइड, अगर मैं बच्चों रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन था प्रोडक्ट में, तो यहां पे क्या होगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सही बात है। यहां पे क्या होगा बच्चों? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। सही है। यहां पे क्या था बच्चों? रेट ऑफ अपीयरेंस था, तो यहां पे था, यहां पे होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है? गायब हो रहा है, डिसअपीयरेंस। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे तो उसकी वैल्यू आप हमेशा नेगेटिव में रखोगे। ठीक है, समझ में आई मैंने क्या बोला? जो वैल्यू है आपके रेट ऑफ द रिएक्शन की, उसे आप हमेशा किस में दिखाओगे? नेगेटिव साइन में। किस में दिखाओगे बच्चों? नेगेटिव साइन में। क्यों? समझ में आ गया? क्यों समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्शन, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा कम होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा गिरता है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आप दिखाओगे। और अगर मैं बात करूं रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस यानी प्रोडक्ट की बात करूं, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होता है। सही बात है। तो हमेशा आप इसकी जो वैल्यू होगी उसे आप हमेशा पॉजिटिव में दिखाओगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहां पर एक और चीज होती है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ये तो मैंने आपको बताया। ठीक है, रेट ऑफ डिपेरेंस, ये चीजें आप लोग को समझ में आ रखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई होप इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। रेट ऑफ कंजम्पशन भी कभी कभी बोला जाता है इसको, तो ये चीजें आप लोग को लिखनी पड़ेगी। यहां लिख लो, रेट ऑफ कंजम्पशन भी कभी कभी इसको बोलते हो, रेट ऑफ कंजप्शन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर एक बार वापस समझाता हूं। ले लिया? ले लिया? ठीक है, चलो आज वापस समझे, एक बार वापस समझे। ठीक है, चलो वापस बताओ। देखो, मैंने आपको बताया बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है आपका रिएक्टेंट, जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है, जो टूटने वाला है, और एक चीज होती है आपकी प्रोडक्ट। सही बात है। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट, तो मैंने आपको बताया कि जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन चलेगी, जब भी आपकी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होगी, आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हमेशा डिक्रीज होगी, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं रेट ऑफ डीकंपोजिशन या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि आपका रिएक्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। सो समझ में आ गया? इसको हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं।
और अगर आपका रिएक्शन कंज्यूम हो रहा है, गायब हो रहा है, तो ये आप इसको बोल सकते हो डिसअपियरेंस। तो इसे हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस में बोलते हैं। अब आपका रेट कम हो रहा है, रेट नहीं, आपका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसीलिए जब आप इसके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिखोगे तो उसे आप हमेशा नेगेटिव में बताओगे, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है बच्चों। जिसकी चीजें कम होती है, नीचे जाती रहती है, उसको हम लोग हमेशा नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। वही अगर मैं बात करूं बच्चों प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों हमेशा बढ़ते रहता है। दैट्स व्हाई इसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस। सही बात है, इसकी वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव में दोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आप हमेशा किस में दोगे? पॉजिटिव में दोगे। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आप लोग के लिए क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से रिएक्शंस का हम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन से रिएक्शन का रेट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहली बात, चलो इस पूरे स्लाइड को मिटा देता हूं। तो आई होप आपने इस चीज को नोट डाउन कर दिया होगा। अच्छा, एक और बात बताऊं, आपको नोट डाउन करना है प्लीज। मैं साइड में हटता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फिर वीडियो देखने लगते हो, ऐसा नहीं करना है बच्चों। ठीक है, कोई यहां पर मैं डांस वांस तो करके दिखा नहीं रहा हूं ना जिससे तुम लोगों को मजा आ रहा होगा। तुम लोग पढ़ाई करने आए हो, पढ़ने आए हो, सही है? तो प्लीज अपनी बुक पेन अपने साथ रखा करो, जो भी मैं चीजें कहता हूं उसे लिखा करो। सही है, जब आप लिखोगे तो रिवाइज करने में मजा आएगा, मजा आएगा। समझ रहे हो? तुम लोग खुद का नोट्स खुद बनाने की कोशिश किया करो, तभी आपको एग्जाम में आप आंसर लिखने के काबिल बन पाओगे। काबिल इन द सेंस मतलब आप वहां पर बैठकर आपको वो चीजें याद आएंगी जब आपने खुद के अपने हाथों से लिखा हो। समझ रहे हो? ठीक है, तो प्लीज चीजों को नोट किया करो और लिखा करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलेगा? तो लेट्स मूव। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि कौन सी रिएक्शन का रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन सी रिएक्शन का रेट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखो, तीन प्रकार की रिएक्शन होती है। एक ऐसी रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट, मतलब 10⁻⁻6 या 10⁻⁷ सेकंड के अंदर वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब इतना फास्ट रिएक्शन है कि उसका रेट हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाते, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी मेजर्ड। ऐसी रिएक्शन जैसे मान लो सबसे पहला मैंने लिखा वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे मान लो आपका एग्जांपल दें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ आयंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं? आयंस की बात करूं। जैसे जैसे अगर मान लो मैंने रिएक्शन करवाया है NaOH का KCl के साथ। ठीक है, मैंने रिएक्शन करवाया किसका? NaOH का KCl के साथ। होगा क्या? ये आयंस सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, मतलब एक जगह इधर एक जगह इधर। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अच्छा वर्ड है। तो होगा क्या बच्चों, ये Cl इसके पास चला जाएगा Na के पास, और ये OH किसके पास चला जाएगा? इस पोटेशियम के पास। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस KOH। ऐसा कुछ फॉर्मेशन होता है। मतलब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव के पास भागा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास भागा, मतलब आयंस का क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। आयंस का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। ऐसे रिएक्शंस। नाउ दीज रिएक्शन आर रियली 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 फास्ट, बहुत फास्ट होते हैं। मतलब समझ रहे हो, 10⁻⁶ या 10⁻⁷ सेकंड के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इतना फास्ट रिएक्शन का रेट पता करना पॉसिबल नहीं है। इतने फास्ट रिएक्शन का रेट आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे ये तो हो गया। नाउ सेकंड टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी? सेकंड टाइप की रिएक्शन वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत स्लो चलने वाली रिएक्शन। ठीक है, बहुत स्लो चलने वाली रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज नहीं हुआ यार कलर, रस्टिंग ऑफ आयन। अब आपका जो आयन है बच्चों, मतलब आपका जो लोहा है, लोहे को आप ऐसे ही बाहर रख दो, क्या वो 1 घंटे के अंदर जंग पकड़ लेगा? नहीं। क्या वो 2 घंटे के अंदर जंग पकड़ लेगा? नहीं। उसको जंग पकड़ने में बच्चों सालों लग जाते हैं। तो रेट कैलकुलेट करना तो पॉसिबल है ऐसे रिएक्शन का, बट हमें मतलब क्या है? मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, बहुत लंबा रेट हो गया, ये रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसी रिएक्शंस का रेट भी हम फाइंड आउट नहीं करते। समझ रहे हो? सो दीज आर द रिएक्शन वेयर rate cannot be measured
मेजर मतलब हम रेट मेजर नहीं कर सकते, और अगर मेजर भी कर सकते तो कोई यूजफुल नहीं है, और नो यूज। अब इसका रेट फाइंड आउट क्या करेंगे बताओ? 1 साल लगा, चलो 1 साल मैंने लिख दिया, क्या मतलब हुआ? नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनका रेट फाइंड आउट करते हैं बच्चों जो रिएक्शन मॉडरेट होती है, ठीक है, मॉडरेट फास्ट होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनको होने में ना तो बहुत ज्यादा समय लगे ना तो बहुत कम समय लगे, बहुत कम नहीं बहुत भी ज्यादा नहीं, जो मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं उनका रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस का रेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो तीसरी टाइप की रिएक्शन है वो है आपकी मॉडरेट रिएक्शन। समझ रहे हो कौन सी है वो? आपकी मॉडरेट रिएक्शन जिनका रेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई बच्चों बातें? ठीक है, आई होप इन चीजों को, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करिए। हो गया? मिटा दो? चल मिटाते हैं। चल चल, अब बात सुनो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रहे हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ROR, आपको 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़नी है, 3 इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने हैं जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कहां कहां रेट ऑफ रिएक्शन एप्लीकेबल है और कहां कहां ये रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं है, किसका हम रेट फाइंड कर सकते हैं, किसका हम रेट फाइंड नहीं कर सकते हैं। इतनी बातें अभी तक हम लोग ने सीखी। बट अब हम लोग ये सीखेंगे बच्चों कि आखिरकार रेट फाइंड करते कैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको रेट फाइंड करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। सो देयर आर 3 वेज, 3 अलग अलग तरीके हैं बच्चों जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। आ जाओ, सबसे पहला है बच्चों एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। आ जाओ लिख के बताता हूं। सबसे पहला जो तरीका है किसी भी रेट ऑफ द रिएक्शन को फाइंड करने का वो है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में भी, बट ये एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों इंटस्टेनियस, नहीं इंस्टेंटेनियस, हाँ इंस्टेंट, क्या स्पेलिंग होगा यार, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर स्पेलिंग गलत हो तो बच्चों भूल चूक माफ, आपको पता ही है मेरा और स्पेलिंग का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सही है, तो स्पेलिंग हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। दूसरा जो तरीका है बच्चों वो है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, इनके ऊपर से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, सही है। और मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और जो थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है किसी भी रेट को फाइंड करने का वो है बच्चों आपका रेट लॉ। वो क्या है आपका? रेट लॉ। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये 3 ऐसे तरीके हैं, ये 3 अलग अलग आप कह सकते हो थियोरीज हैं या 3 अलग अलग मेथड्स हैं जहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन का पता लगा सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कैसे फाइंड करते हैं वो तो नहीं पता है मैंने अभी तक, बट किन 3 तरीकों से हम लोग फाइंड करते हैं वो समझ में आ गया, नाम समझ में आ गया बच्चों। इनके बारे में डिस्कशन अभी हम लोग करना बाकी है, बट सबसे पहला जो तरीका है वो है आपका एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। दूसरा जो तरीका है बच्चों वो है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। और जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर हम लोग फिर ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, 0th ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर्स पढ़ने हम लोग को। फिर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे, फिर कॉन्सेंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे मैं अर्हेनियस थ्योरी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मतलब कई सारी चीजें डिस्कस करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है बच्चों। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लिया? ले लिया बच्चों? चलो आगे बात करते हैं। ले लिया? आगे बढ़े, चलो लेट्स मूव, लेट्स मूव। ओके, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है बच्चों वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एवरेज रेट क्या होता है? क्या होता है बच्चों? इन दिस मेथड हम लोग करने क्या वाले हैं, सुनो। अकॉर्डिंग टू
this method, according to this method, the rate of the reaction, the rate of the reaction is equal to, एक second, is equal to change of concentration of reactant. पहले लिख लेने दो फिर समझाता हूं तुम लोगों को. चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ऐसा लिख दूं, छोड़ो पूरा लिखा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ रहे हो क्या बोला मैंने? नहीं समझ रहे हो? चलो बताता हूं. सुनो एक सेकेंड ना, ये माइक का कैप गिर जाता है यार. ओके, अब सही आवाज आ रही है? सही है ना? कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं. चलो बेटर आवाज आ रही है, ठीक है. सो बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यानी एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये रेट हमें क्या बताता है? ये हमें कौन सा तरीका बताता है? ये कहता है बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, किसके इज इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है बच्चों? चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, उसके बराबर है. एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हो, या फिर चेंज इन टाइम, मतलब कितना टाइम लगा, चेंज इन टाइम. समझ रहे हो? कितना टाइम आपका लगा. समझ रहे हो? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. कैसे लिखेंगे बच्चों? कैसे इसको हम लोग शो, ये तो आप डेफिनेशन की बात हो गई. कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों इसको कुछ इस तरीके से कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो हम लोग चेंज के लिए कौन सा सिंबल बनाते हैं? हम लोग सिंबल बनाते हैं डेल्टा का. डेल्टा का ही मतलब होता है ना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. ये बात हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में कई बार की थी बच्चों. वहां पे हम लोग डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू करते थे. तो डेल्टा टी का मतलब क्या था? चेंज इन टेम्परेचर. सही है. डेल्टा एच का मतलब क्या था? चेंज इन एंथैल्पी. तो वैसे ही बच्चों डेल्टा का मतलब होता है चेंज. किसमें चेंज हो रहा है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन में. तो हम लोग बात करेंगे डेल्टा सी का. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा टी. समझ रहे हो? किसकी बात करेंगे हम लोग? डेल्टा टी. इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज. सुनो ध्यान से, चेंज हो जाए कलर. हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन. इसी रिप्रेजेंटेशन को, इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. इतना क्लियर है? पहले इसको नोट डाउन करेंगे. हो गया? नोट डाउन हो गया बच्चों? ठीक है. सुनो, समझ में आया? नहीं समझ में आया बच्चों? क्विकली रिवीजन कर ले. एवरेज रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अगर मैं इन मेथड की अगर भाई साहब की अगर माने तो क्या कहता है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, जो रेट ऑफ द रिएक्शन, देखो जो यहां पे लिखा है ना मैंने, वही चीज इसमें लिखी है. जो मैंने यहां पे लिखा है इस इक्वेशन में, वही चीज मैंने स्टेटमेंट में लिखी है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. द चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विथ चेंज इन टाइम. समझ रहे हो? यानी डेल्टा टी. अब अगर मान लो इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो मैं इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? समझ रहे हो? तो उसके लिए हमें एक रिएक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा. नाउ कंसिडर अ रिएक्शन. मान लो A gives C, ऐसी कोई रिएक्शन है. ठीक है, सपोज दैट बच्चों देयर इज अ रिएक्शन A gives C. आपको ऐसी कोई भी रैंडम रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन का आपको क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? लेट मी टेल यू. आप क्या लिखोगे? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन. आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन. नो, मैंने आपको बताया अभी रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट. तो पहले हम लोग रिएक्टेंट का लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट का लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू या विथ चेंज इन टाइम. तो अगर मैं बात करूं बच्चों चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां पे रिएक्टेंट क्या है? ए. तो हम लोग लिखेंगे
डेल्टा ए, सही है, डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। समझ में आई बात? हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी। समझ में आई बात? ऐसे ही कुछ दिया हुआ है ना आपकी बुक में भी, लेट मी चेक, हाँ ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये मैंने नहीं बताया ना आपको। कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ऐसे बॉक्स में, ऐसे, तो मतलब ये बॉक्स का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। ये तो dt तो ऐसे होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कैसे लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही थी, ठीक है, जब रिएक्शन क्या हो रही है आपकी, प्रोसीड हो रही है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या इंक्रीज होगी? बताओ जरा, क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी या उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी? सोचो, मैंने अभी आपको सिखाया है, अगर रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, मैं ही बता देता हूं, मुझे पता है आप आंसर नहीं दे पाओगे यहां पे। सो अगर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, और मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे उसके आगे हमेशा नेगेटिव साइन जरूर से लगाना, बिकॉज वो क्या शो करेगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन शो करेगा, ठीक है, वो क्या शो करेगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस, क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस डेल्टा ए, सॉरी माइनस आपका ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर, नहीं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं, चेंज इन टाइम। समझ में आई बात? तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट के लिए। वही मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट का कैसा होगा बच्चों, प्रोडक्ट का कैसा होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। सही है, तो अब देखो वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है, और मैंने आपको बताया था जो भी प्रोडक्ट होता है बच्चों उसके आगे हमेशा आपको पॉजिटिव साइन लगाना है, उसके आगे आपको कभी भी नेगेटिव साइन नहीं लगाना। समझ में आई बात? अरे यार ये क्यों गिर जा रहा है बार बार, फिक्स नहीं हो रहा है, इसको गम लगा के चिपकाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, इसके आगे हमेशा पॉजिटिव साइन, तो कोई पॉजिटिव साइन रहे या ना रहे, मतलब कोई साइन लगाओ या फिर पॉजिटिव साइन लगाओ बराबर है। अगर मैं यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रहा हूं मतलब पॉजिटिव साइन ही है। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एवरेज रेट। यहां पे लिखो एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आई बात? ओके, क्लिक कर लो, क्लिक कर लो प्लीज बच्चों, क्लिक इट। हो गया, हो गया, चले आगे। ओके आगे चले। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, इस जो आपका मेथड था इसमें एक दिक्कत आई बच्चों। क्या दिक्कत आई, क्यों हमें दूसरा मेथड फॉलो बनाना पड़ा, क्यों हमें रेट लॉ की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये मेथड पूरी तरीके से सही नहीं होगा ना, इसीलिए ना। हाँ सही नहीं है पूरी तरीके से, सुनो क्यों नहीं सही है। अगर मान लो आपको कोई रिएक्शन ऐसे मिले, a + 3b गिव्स 2c, मान लो कोई आपकी ऐसी रिएक्शन मिली, ठीक है, जहां पे आपका ये जो 2 3 क्या है, ये सब वैल्यूज है ना, स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज है, सही बात है। अगर मान लो आपको कोई ऐसा रिएक्शन दिया गया और मैं आपको बोलूं कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन आप बताओ, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप ए का लिखोगे, ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में आप माइनस लगाओगे, माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज इन टी। फिर आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू माइनस किसका लिखोगे, क्यू माइनस बी, क्योंकि आप बी का लिख रहे हो ना, बी क्या है आपका रिएक्टेंट है, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। सही है। फिर इट इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। सही बात है। क्या इसके आगे आपको माइनस लगाने की जरूरत है, नहीं, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट। सही बात है। तो जब आप बात किए कुछ ऐसे रिएक्शंस की जहां पे आपको ऐसे 3 ऐसे 2 स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू दी गई है, नाउ इसका जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू ये नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर आप लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो किसी भी रिएक्टेंट का, आप किसी भी रिएक्टेंट का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो, 3 मॉलिक्यूल ले रहे हो,
बट आप रेट निकाल रहे हो एक ही मॉलिक्यूल के हिसाब से, तो बिकॉज ऑफ दैट वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस, ये वैल्यू, ये जो थ्योरी है, ये जो मेथड है बच्चों, ये रिजेक्ट हो जाता है। ये जो मेथड है ये क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। एंड इसकी वजह से आपके दूसरा मेथड का इन्वेंशन होगा। दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस मेथड। समझ में आ गया प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया बच्चों, कि अगर मान लो कोई ऐसे रिएक्शन का रेट मुझे फाइंड करना पड़े, सो इन दैट कंडीशन आपका रेट कुछ ये होगा। बट यहां पे अगर आप मान लो बी की बात कर रहे हो, बी का कॉन्सेंट्रेशन, तो आप एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए रेट निकालो, पर यहां पर मॉलिक्यूल कितने हैं बी के, 3 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल लग रहे हैं लेकिन हमको रेट कम मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ सच रीजंस ये वाला जो रेट लॉ है ये फिजिबल नहीं था, इसलिए हम लोग ने इसको रिजेक्ट किया। एंड इसके बाद हम अगला वाला रेट लॉ पढ़ेंगे। तो बच्चों इस चीज का भी स्क्रीनशॉट आप सभी बच्चे ले लेंगे एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। डन है बच्चों, समझ में आ गया? आगे चलें, चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग बहुत ही स्मॉल टाइम की बात करेंगे, बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करेंगे, वेरी स्मॉल चेंज। यहां पर वी विल टॉक अबाउट वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, तो बहुत स्मॉल चेंज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा से। बट हम लोग बहुत ही स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों डी से। पढ़ते हैं ना हम लोग, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम लोग छोटा बनाते हैं तो उसमें हम लोग डी बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। तो बच्चों यहां पर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डी से। किसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। नाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है, वो हम हमारे जो पिछली वाली गलती थी उसी को पूरी करने की कोशिश करता है। ये क्या कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, ठीक है, ये हमको क्या बोल रहा है कि ये बात तो सही है भाई कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा बच्चों वो। बट जब आप बात करोगे किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू की, तो आपको उस अपने रेट को उतने ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, सुनो। वही वाला रिएक्शन लेते हैं कि A प्लस 3C नहीं, A प्लस 2B 3B गिव्स 2C। सही है, तो इसने क्या बोला कि देखो एवरेज भाई, एवरेज वाला जो रेट था उसको क्या बोल रहा है कि देखो एवरेज भाई आपकी बातें सही है कुछ हद तक। आपने क्या बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसके बराबर? अगर मैं बी की बात कर रहा हूं तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय dt। यहां पे हम लोग स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, तो इसने बोला हाँ चलो ये बात तो बराबर है, लेकिन जब बात आती है किसकी? आपके इस वैल्यू की, यानी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू की, इस नंबर की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस रेट की वैल्यू को इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को, इस रेट की वैल्यू को इसी नंबर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप डिवाइड कर देते हो उसी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा? आपका रेट सही हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? चीज यही बताई, बस उन्होंने कहा कि इस चीज के आगे, ये दिख रहा है, इस माइनस के आगे, रुक जा भाई इधर आ जा, हाँ, इस माइनस के आगे आप क्या लगा दो? 1/3 लगा दो। आप क्या लगा दो बच्चों? 1/3 लगा दो। तो अगर यहां पे 1/3 लगाया, मतलब हमने क्या किया? डिवाइड किया 3 से। यहां पर 3 स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू थी इस बी के मॉलिक्यूल की, बट हमने क्या किया? इसी 3 से इस चीज को डिवाइड कर दिया। अब इस चीज की कॉन्सेंट्रेशन हो गई सही। समझ रहे हो? अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो ये हमको कौन बताता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस में हमेशा हम लोग बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करेंगे, बहुत ही थोड़े से चेंज की बात करेंगे हमेशा, और इसीलिए हम लोग इस डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे किससे? डी से, स्मॉल डी से। मतलब समझ रहे हो? हम लोग बहुत ही स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको हम लोग स्मॉल डी से क्या करेंगे बच्चों? रिप्लेस करेंगे। समझ में आई क्या बात? समझ में आई क्या बात बच्चों? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सही है, तो कुछ एग्जांपल्स ले, मतलब नॉर्मली एग्जांपल ले, बाद में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लो। कुछ एग्जांपल्स ले, जैसे मान लो ए से बी बनाना है। ठीक है, ए से बी बनाना है, तो यहां से आप क्या क्या फाइंड कर सकते हो बच्चों? सबसे पहले आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये सिलेक्ट नहीं होता कलर यार जल्दी। आप क्या निकाल सकते हो बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू नहीं है तो वही चीज फॉलो करेंगे। ये क्या है? रिएक्टेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डी टी, सही है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों? इसके डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय डी टी। यहां पर कोई भी माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, और यहां पर माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है बच्चों, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, सही है। दैट्स व्हाई यहां पर पॉजिटिव वैल्यू और यहां पर नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पर कुछ और भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? सुनो, हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड कर सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब आपको पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका होता है? हमेशा प्रोडक्ट का होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ही तो फॉर्म हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? यही वाली सेम वाली चीज, तो डी बी बाय डी टी। सो डी ऑफ बी बाय डी टी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। अगर मैं बात करूं बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चों? ए का डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑफ ए, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ए। तो इसका आप कैसे नोट डाउन करोगे? इसके वैल्यू कैसे आएगी बच्चों? माइनस डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? तो ये कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें बच्चों आपको लिखनी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से। तो रेट आपका ये होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ये होगा, और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये होगा। अब मुझे आपको कुछ और एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है, वो मैं आपको एक और एग्जांपल देके सिखाना चाहता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, ठीक है। मुझे एक और एग्जांपल देके आपको एक और चीज सिखानी है, बहुत मजेदार चीज है, और आपको वो याद रखना पड़ेगा। सुनो, ये हो गया। सुनो, सपोज दैट कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कंसिडर करनी है बच्चों? सपोज दैट वही वाली पहले वाली रिएक्शन ले लो कि a प्लस 3b गिव्स 2c। सपोज दैट कुछ ऐसी रिएक्शन है, सही है। नाउ इस रिएक्शन का अगर मैंने आपको बोला रेट निकालने के लिए, तो आप कौन सा रेट निकालोगे? इंस्टेंटेनियस रेट निकालोगे, सही है। तो आपने निकाला ROR, सही है। कैसा होगा इसका ROR? माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आपको बताया है कि जब भी यहां पर कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू हो तो आप उसके रेट को इस वैल्यू से डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड करो। तो ये भी रिएक्टेंट ही है, तो इस पे माइनस ही लगेगा, बट इसके साथ साथ क्या लगेगा? 1/3। इसके साथ साथ क्या लगेगा? 1/3, एंड बाकी चीजें आपकी नॉर्मल। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय dt एंड इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे 2 है, तो अगर कॉन्सेंट इसकी मॉलिक्यूल की वैल्यू 2 है, 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ 2, सही बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/2 डी ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt। समझ में आ गया? यहां पे माइनस क्यों नहीं लगा? समझ में आ गया? क्योंकि ये प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट में माइनस क्यों लगा? देखो यहां पे माइनस लगा और यहां पे माइनस लगा, बिकॉज ये क्या है? आपकी रिएक्टेंट। समझ में आ गया? तो रिएक्टेंट पे आपको माइनस लगाना है, प्रोडक्ट पे आपको माइनस नहीं लगाना है। जब आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हो तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक आपके रिएक्शन में है, उसी स्टोइकियोमेट्रिक को आपको डिवाइड करना है उसी मॉलिक्यूल से। उसी मॉलिक्यूल से आपको उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर मैं बच्चों यहां पर बात करूं रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की, इफ आई टॉक अबाउट रेट ऑफ फॉर्मेशन, सुनो, इफ आई टॉक अबाउट रेट ऑफ फॉर्मेशन, तो यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? ये है, ये फॉर्म हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा होगा कि सर यही वाली वैल्यू यहां पर लिख दो ना, ऐसा ही होगा ना रेट ऑफ फॉर्मेशन। पर एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, जब भी आप फॉर्मेशन की बात कर रहे हो या फिर जब भी आप डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हो, तो आप एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, ना कि आप पूरे रिएक्शन की बात कर रहे हो। सही है? कहने का मतलब समझा? जब आप बात कर रहे हो बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन की, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप बात कर रहे हो रेट ऑफ फॉर्मेशन की, तो ड्यूरिंग दिस रेट आप सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे फोकस कर रहे हो।
सही है। आप इसकी बात पूरे रिएक्शन की बात करोगे नहीं, पूरे रिएक्शन की बात हम लोग कब करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग सारे रिएक्शन की बात करते हैं, सारे रिएक्शन के सारे मॉलिक्यूल की बात करते हैं। बट जब आप बात करते हो बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन की, तो आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करते हो, एक मॉलिक्यूल की। तो जब आप रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखो या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखो, तो इस वैल्यू को आप नहीं लिखोगे। स्टोइकियोमेट्रिक की वैल्यू को हम कभी भी शो नहीं करते। कब? जब हम रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखते हैं। समझ में आई बात? तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय डी टी, यही होगा। समझ में आई बात? आप कभी भी ये 1/2 यहां पर मेंशन नहीं करोगे, बिकॉज इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन जहां पर आप स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी की बात कर रहे हो तो आप सिर्फ सी की बात करोगे, आप 2C की बात नहीं करोगे, क्योंकि ये 2C भैया इस रिएक्टेंट का रिएक्शन का पार्ट। समझ में आई बात? वहीं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ डीकंपोजिशन, अगर मैं बच्चों रेट ऑफ डीकंपोजिशन की बात करूं तो इन दैट सिचुएशन आप किसकी बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो बच्चों इस मॉलिक्यूल ऑफ ए। मान लो डीकंपोजिशन ऑफ ए की बात कर रहे हो, ठीक है, डीकंपोजिशन ऑफ ए की बात कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करोगे, तो यहां पर आप माइनस जरूर से लगाओगे, लेकिन कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू नहीं लगाओगे। सही बात है, कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू नहीं लगाओगे। माइनस तो आपको लगाना ही है, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। वही अगर बात करो बच्चों में बी की बात करता तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की बात करता तो यहां पर भी आप माइनस लगाओगे, पर इस 3 की वैल्यू यहां पर नहीं दोगे। आप यहां पे क्या लिखोगे? माइनस कुछ ऐसा। समझ में आया? ये कब होगा? जब आप रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करो। लेकिन जब आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो वहां पे आपको स्टोइकियोमेट्रिक की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप मैं क्लियर हूं आपको समझाने में। आई होप मैंने जितनी भी चीज समझाई हैं वो क्लियर होंगी। ओके, डन है बच्चों? ठीक है, क्लियर है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो ये चीज समझ में, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो वहां पे आपको इस नंबर को मेंशन करना है। ये नंबर कहां से आएगा? जो भी वैल्यू दी गई है आपके मॉलिक्यूल के आगे, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू। इसी वैल्यू को आपको डिवाइड कर देना है, बस उसी कंपाउंड को, उसी के रेट को डिवाइड कर देना है। जो भी वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक दी गई है उसी को क्या कर देना है बच्चों? आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है, इससे आपका रेट मिल जाएगा। बट जब आप बात करोगे बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, आप पूरे रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आपको इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल को दिखाओगे और ऐसा सब कुछ आपका प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? क्लियर है? नोट डाउन किया? नोट डाउन किया कि नहीं? हो गया? चले आगे, मिटा दे। अच्छा अच्छा, मिटाएंगे नहीं, आगे चलेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है बच्चों मेरे पास, आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये, शायद आईएएस क्वेश्चन आपका 6.1 है, प्रॉब्लम नंबर 6.1, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं ये नहीं कर पा रहा था, टाइप नहीं कर पा रहा था। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बात करते हैं, क्या दिया गया है बच्चों? फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी हुई है। क्या दिया है रिएक्शन में? 2N2O5 गिव्स 4N2 और 4NO2 और O2। तो पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं। क्या रिएक्शन है बच्चों? 2NO2 नहीं N2O5, 2N2O5 गिव्स क्या देगा आपको? 4NO2 प्लस O2। सही है, ये रिएक्शन है। इन अ लिक्विड ब्रोमीन सॉल्यूशन, ओके, N2O5 disappears at the rate of 0.02 moles per dm। अच्छा मैंने आपको रेट नहीं बताया ना? हाँ रह गया, सॉरी, मैंने आपको रेट नहीं बताया रेट ऑफ रिएक्शन में। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो उसका रेट मतलब नहीं, मैंने आपको यूनिट नहीं बताया। यूनिट आ जाओ बता देता हूं, ये पढ़ लो यूनिट क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यहां पे बात बता दूं? हाँ बताऊं, यही बताऊं, यहाँ बताऊं? चलो यहाँ बताता हूँ। यूनिट बतानी है मेरे को। ए भाई साहब, फिर इधर कहाँ से आ गया? सुनो, ये रह गया यार, दिमाग से उतर गया, पता नहीं कैसे। यूनिट क्या होती है रेट ऑफ द रिएक्शन की? देखो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। लीटर की जगह आप डीएम क्यूब भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर। तो क्या यूनिट होगी इसकी? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है बच्चों मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनटू सेकंड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये इसी की जगह कभी कभी आपको ये देखने के लिए मिलेगा मोल प्लस डीएम क्यूब इनवर्स, मतलब डीएम -3 और सेकंड इनवर्स, समझ रहे हो? तो ये यूनिट होती है किसके? आपके रेट ऑफ द रिएक्शन की। मोल और लीटर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है, टाइम यानी ये जो नीचे वाला एस होता है ये आपके टाइम की यूनिट है, सही है। तो मोल पर लीटर ये कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है, मतलब 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है ना। किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 लीटर पानी में कितना आपने सॉल्ट डाल दिया, जितना ज्यादा सॉल्ट डालोगे, जितना सॉल्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे 1 लीटर के अंदर, वो क्या होगा? उतना ज्यादा सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोल है। और टाइम का यूनिट क्या है बच्चों? एस। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर है, ऊपर जाएगा, इधर आ जाएगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लीटर को हम लोग डीएम क्यूब में भी लिखते हैं, तो यहाँ पे डीएम क्यूब, क्यूब था तो -1 था तो -3 आ गया। तो ये यूनिट होती है बच्चों किसके? आपके रेट ऑफ द रिएक्शन की। मैं बताना भूल गया था बच्चों, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ अपने रिएक्शन के ऊपर, आ जाओ इसके ऊपर। तो क्या है बच्चों? N2O5 disappear at the rate of 0.02 moles dm cube per second। क्वेश्चन क्या पूछा है? एंड व्हाट इज द रेट ऑफ N2 एंड O2 फॉर्म, मतलब NO2 का क्या हो रहा है? एक सेकेंड पानी पीना दो, एक सेकेंड ना, नोट करो पहले क्वेश्चन आप लोग, दिमाग नहीं चलता। ठीक है, बेटर है, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको एक रिएक्शन दी गई है। अब इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है बच्चों और ये प्रोडक्ट है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये रिएक्टेंट है तो ये डिसअपियर होगा, मतलब इसका कंजम्पशन होगा, और इसका अपीयरेंस होगा, मतलब इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये इसका रेट दिया गया है, कितने रेट से डिसअपियर हो रहा है? देखो इसका रेट दिया गया है बच्चों 0.02 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, सही है। पूछा गया क्या गया है? रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका? NO2 का और O2 का, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हमसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? व्हाट विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या होगा, ये बातें हमसे पूछी जा रही हैं। तो सबसे पहले हमको रेट लिखना पड़ेगा। देखो कभी भी आपसे रेट लास्ट में पूछा जाए, कुछ भी हो, पर सबसे पहले आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? रेट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, उसके पहले लिख दी गिवन। गिवन क्या है बच्चों? लिख दो गिवन। क्या दिया गया है? ये दिया गया है, आपका रिएक्शन दी गई है, और आपको रेट ऑफ द रिएक्शन दिया गया है किसका? डिसअपियरेंस ऑफ 0.02, सही है, किसका? आपके N2O4 का, सही है। तो वैल्यू क्या होगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, सही है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो उसी को, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी बोल सकते हो। क्या दिया गया है? क्या होता है बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस? मैंने आपको बताया था कभी भी इस वैल्यू को रेट ऑफ डिसअपियरेंस में नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बट इट इज अ रिएक्टेंट। सो हमेशा बच्चों आप माइनस साइन तो लगाओगे, बट आप कभी भी इसको नहीं लिखोगे। तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन किसकी? N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय dt किसकी कॉन्सेंट्रेशन? कितना दिया गया इसका वैल्यू? इसका वैल्यू है बच्चों 0.02। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.02। What you have to find? You have to find the rate of formation of NO2 and rate of formation of O2। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज लेते हैं। इतना समझ में आ गया? इतना कुछ दिक्कत है बच्चों? अभी तक हम लोग ने चालू भी नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको बताया कि क्या क्या दिया गया। चलो आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन? पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन थी आपकी 2N2O5 gives 4 molecule of NO2 plus O2,
सबसे पहले आपको लिखना है रेट ऑफ द रिएक्शन, कुछ भी हो जाए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। सही है, रेट ऑफ द रिएक्शन आपको लिखना है। क्या होगा रेट ऑफ द रिएक्शन, किसके बराबर होगा? नाउ रेट ऑफ द रिएक्शन में ये स्टोइकियोमेट्रिक की वैल्यू हम लोग लिखते हैं, याद है ना। तो ये है आपका रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में -1/2 डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाय dt। सही है, इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में माइनस साइन लगाएंगे नहीं, लेकिन 1/4 लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 वैल्यू है, तो 4 हो गया 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं है बच्चों तो 1/1 लिख सकते हो, आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो डी ऑफ O2 डिवाइड बाय dt। सही है, हमको इस, देखो ये हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन, आपका एक चीज तो सॉल्व हो गया। अगर आपने इतना भी लिखा ना आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वुड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, और आपने रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दिया, यही है रेट ऑफ द रिएक्शन। आपने रेट ऑफ द रिएक्शन ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो आपने इतना भी लिखा तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। नो, अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, इसका फॉर्मेशन और इसका फॉर्मेशन फाइंड करना है। सही है, इसका रेट ऑफ द फॉर्मेशन, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। सबसे पहले हम किसका फाइंड करें, सबसे पहले हम लोग NO2 का फाइंड करें। चलो फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करना, देखो इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू कंपेयर करना, दोनों इज इक्वल टू है, दोनों बराबर है तो लिख दो, दोनों बराबर है बच्चों तो लिख दो, क्या आएगा -1/2 डी ऑफ N2O5 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू 1/4 किसका, डी ऑफ NO2 बाय dt। सही है, हमारे पास इसकी वैल्यू है, देखो किसकी वैल्यू है हमारे पास, माइनस कहा गया कहाँ, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, N2O5 है कि N2O4, अच्छा N2O4 है, मैंने यहाँ पे O5 लिख दिया, सॉरी, इधर O4, इधर भी O4, इधर भी O4, सॉरी। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच्चों, 0.02, तो मतलब ये माइनस के साथ ये पूरा हटेगा और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय dt। सही है, कितना होगा, ये कटेगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 0.01, और ये इधर डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 4 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ऑफ NO2 प्लस dt। इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ अगले पेज पे करें कि यहीं पे करें, इसका आज यहीं पे लिख लेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाय dt, कितना वैल्यू हो जाएगा बच्चों इसका, इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा मेरे हिसाब से 0.04 मोल्स DM क्यूब, क्यों नहीं लिख रहा है, DM क्यूब और सेकेंड इनवर्स। सही है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना मिला बच्चों, 0.04 मेरे हिसाब से सही है। अब किसका फाइंड करना है बच्चों, ऑक्सीजन का फाइंड करना है, तो आ जाओ लिख लो, आगे करें, चलो आ जाओ, क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर छोड़ो आपको कंपैरेटिवली सॉल्व करना है ना, तो कंपैरेटिवली सॉल्व करते, इसका वैल्यू लेते और इसका वैल्यू लेते, कुछ नहीं होगा। तो क्या था बच्चों, -1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू, क्या था आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइड बाय dt। तो ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, क्या वैल्यू है इसकी वैल्यू है बच्चों आपकी, माइनस हट जाएगा, 1/2 इंटू 0.02 इज इक्वल टू डी ऑफ O2 डिवाइड बाय dt। सही है, तो ये कटेगा, कितना बचेगा, 0.01, तो 0.01 आंसर आ गया। तो मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया, अच्छे से लिखें, डी ऑफ O2 बाय dt, इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 0.01 मोल्स DM इनवर्स क्यूब, ओके, एंड सेकेंड इनवर्स। सही है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया बच्चों एक बार वापस देखते हैं, आ जाओ, कोई घाई नहीं अपनी, सुनो, नहीं समझ में वापस देख लो। रेट ऑफ द रिएक्शन हमें फाइंड करना है, किसका, फॉर्मेशन फाइंड करना, NO2 का और O2 का। हमारे पास दी गई है रिएक्शन
और क्या क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है बच्चों रेट ऑफ डिसअपियरेंस, किसका, इसकी वैल्यू दी गई है 0.02। हमें क्या फाइंड करना है, ये आपका फॉर्मेशन NO2 का और O2 का, और हमें क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा बच्चों, रेट ऑफ द रिएक्शन लिख दिया, ये था आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। कुछ नहीं, इसको कंपेयर करो, इसको उठाओ, आपको आता ना सॉल्व करना डायरेक्ट, इसको लाओ, इसको लाओ, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करो, माइनस, और ये हट जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा बच्चों आपको 0.02। माइनस क्यों हटा, क्योंकि देखो इस पूरे, देखो माइनस के साथ इस पूरे की वैल्यू है 0.02, तो माइनस हटेगा, आपका माइनस हट गया, सीधा ये क्या आ जाएगा 0.02। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है 1.4 आ गया, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ गई। फिर आपका ये डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, तो ये जब कटेगा 0.01 होगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.04 हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, समझ रहे हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा इसका 0.04, ये इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है। वही अगर हम बात करूं बच्चों, हम लोग इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे साथ में, ये वाला और ये वाला इज इक्वल टू ले लेंगे, तो ये वाला इज इक्वल टू में आ गया, सही है। इसकी वैल्यू अपने पास है 0.02, सिम सॉल्व करो, कटेगा 0.01, कितना इजी था। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। सो आई होप आप लोग को ये दो मेथड समझ में आ गया होगा आपके रेट ऑफ द रिएक्शन का। अब अगला वाला जो लेक्चर है, उस लेक्चर से हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी अगले वाले लेक्चर से हम लोग रेट लॉ चालू करेंगे, रेट लॉ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो रेट लॉ क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगले वाले लेक्चर में। साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर, 0th ऑर्डर, सही है। बहुत सारी चीजें हम लोग को पढ़नी इस लेसन में। मोलिकुलरिटी क्या होगा, ठीक है, मजा आएगा इस लेसन में पढ़ने में, सही है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। जितनी भी चीजें मैंने समझाई हैं, जो भी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, सही है। बाकी मिलते हैं बच्चों आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो कमेंट करके बताना जरूर से। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, चलेगा बच्चों, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप सभी से एक दूसरे वीडियो में, जहां पर हम लोग और भी कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस लेसन के बारे में। बहुत ही मजेदार लेसन है, टेंशन मत लो, बहुत मजा आने वाला है उसको पढ़ने में, ठीक है। और जल्दी जल्दी हम लोग खत्म भी कर देंगे, सही है। तो आई होप ये लेसन आप लोग को मजा आया होगा पढ़ने में, सही है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड बाय बाय, कीप स्टडी।